सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 25 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 25 विराम चिन्ह। जब हम बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने और समझाने के लिए कहीं क्षण भर तो कहीं उससे अधिक देर रुकते हैं, कभी किसी शब्द पर बल देते हैं, कभी एक ही वाक्य का उच्चारण अलग अलग ढंग से करते हैं। मौखिक भाषा के इस उतार चढ़ाव, गति, ठहराव आदि को लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। अब हम देखेंगे विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है। भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी। जैसे पहला है रुको मत जाओ, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है पूर्ण विराम। तो ये क्या है, अस्पष्ट वाक्य है। दूसरा रुको, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा लगा है जिसे कि हम कहते हैं अल्प विराम। उसके बाद लिखा है मत जाओ। ये क्या बता रहा है, हमें रुकने का संकेत दे रहा है, रुकने के बारे में बता रहा है। क्योंकि रुको के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम। तो यहाँ पे रुको मत जाओ, रुकने के संकेत को बता रहा है। फिर हम गा देखेंगे बच्चों, रुको मत। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्प विराम लगा है और तब क्या लिखा है, जाओ। तो यहाँ पे क्या संकेत दे रहा है, इस वाक्य में जाने का संकेत दे रहा है। कह रहा है रुको मत, फिर अल्प विराम लगा है, रुको मत जाओ, मतलब यहाँ पे जाने को बता रहा है। फिर हम देखेंगे बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में एक ही विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार एक ही वाक्य के विभिन्न भावों को उनमें प्रयुक्त विराम चिन्हों द्वारा समझा जाता है। कि वाक्य सामान्य कथन के रूप में बोला गया है कि आश्चर्य प्रकट करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए बोला गया है। हिंदी में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। आपके सामने यहाँ पे किताब में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। 7 आपके विराम चिन्ह दिए गए हैं, जो कि पहला है अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर योजक चिन्ह है, फिर है उदाहरण चिन्ह और आखिरी है हमारा निर्देशक चिन्ह। इन सभी विराम चिन्हों के नाम हैं और उसके बगल में उनके चिन्ह बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके इन सभी विराम चिन्हों के नाम के साथ उनके चिन्हों के बारे में पढ़ते जाएंगे कि ये कब लगाए जाते हैं। सबसे पहला है अल्प विराम, जो कि आप देख रहे हैं कॉमा लगा हुआ है, इसे बोलते हैं अल्प विराम। पढ़ते, बोलते या लिखते समय बहुत थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक ही प्रकार के 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर, जैसे उदाहरण के लिए बाजार से आटा, दाल, चावल, चीनी आदि खरीद कर लानी है। यहाँ पे क्या बताया है बच्चों कि एक ही प्रकार के 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर हम कॉमा लगाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं अल्प विराम। फिर हम देखेंगे बच्चों दूसरा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम
आप उसका चिन्ह देख रहे हैं जिसे खड़ी पाई बोलते हैं। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब कोई भी वाक्य हम लिख लेते हैं, उसके बाद जब वो पूरा हो जाता है तो उसकी आखिरी में समाप्ति पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। जैसे महिमा अपना काम समाप्त कर घर चली गई, पूर्ण विराम। फिर हम देखेंगे तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे वाक्य के आखिरी में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर हम देखेंगे बच्चों चौथा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको एक खड़ी पाई दिख रही है और उसके नीचे आप एक बिंदी देख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कब लगाया जाता है? भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लगा हुआ है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। उसके बाद क्या लिखा है? कितना सुंदर चित्र बना है, पूर्ण विराम। यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक। जैसे हाय, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। फिर मेरा तो सब कुछ लुट गया। फिर हम देखेंगे पांचवा, योजक चिन्ह। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या बना है? योजक चिन्ह का क्या है? डैश, जिसे इंग्लिश में आप डैश बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे माता पिता, इधर उधर, सुबह सुबह, हरा भरा। यहाँ पे बच्चों जब हम ऐसे शब्द लिखते हैं तो इनके बीच में हम छोटा सा डैश लगाते हैं। जैसे मैंने भी बताया आपको, माता पिता, फिर इधर उधर। तुलनावाचक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे छोटी सी, मिश्री सी, मीठी, और रुई डैश जैसा सफेद। अब हम देखेंगे छठवां उदाहरण चिन्ह हमारा है, जो कि है इन्वर्टेड कॉमा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक हरा उदाहरण चिन्ह, जिसे कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में, और तथा दोहरा उदाहरण चिन्ह, जिसे कि हम कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में। किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम एक हरा उदाहरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसमें क्या लगेगा बच्चों? एक हरा उदाहरण चिन्ह। दूसरा हम देखेंगे दोहरा उदाहरण चिन्ह, किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब दोहरा जो उदाहरण चिन्ह होता है वो किसी के कथन को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था डैश। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे, मतलब दोहरा उदाहरण चिन्ह इसमें लगाएंगे। उनका कथन है, उन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनका कथन है, इसलिए हम इसमें दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाएंगे। यदि किसी का नाम है या पुस्तक का नाम है तो हम उसमें एक हरा उदाहरण चिन्ह लगाएंगे। तो आपको ये दोनों उदाहरण चिन्ह समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह बच्चों योजक चिन्ह से के डैश से थोड़ा सा बड़ा होता है। किसी के कथन से पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी डैश मोहन मैं कानपुर जा रहा हूँ। उदाहरण का ये नमूना देने के लिए जैसे शब्द के बाद संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे डैश, मैं, तुम, यह, वह, उन आदि। किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए आजकल हर व्यक्ति चाहता है डैश, यश, धन, सुख और संपत्ति। तो बच्चों, ये थे आपके विराम चिन्ह और उनके नाम और उनके चिन्ह। एक बार फिर से मैं आपको इस पाठ के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो बताती हूँ। विराम का अर्थ है रुकना। लिखित भाषा में विराम या ठहराव को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 25 विराम चिन्ह पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।